पेट्रोल, डीजल और गैस के पर वसूली कर चुका है, हमारे देश की सरकारी संपत्तियों को बिकवा चुका है, विदेशों से कर्ज उठा चुका है और पीएम केयर्स का हिसाब नहीं बताना चाहता है। पहले मैं भी सुनता था यार, भारत के बैंक बिक रहे हैं, भारत की सड़कें बिक रही है, भारत के रेल बिक रहे हैं, भारत में गेल, बेल, सेल सब बिक रहा है, पैसा कहाँ जाना होगा। लेकिन जब 16 सितंबर को तालिबानियों की सरकार बनी है, 15 अगस्त को अफगानिस्तान में, उसके गृह मंत्री ने कहा मैं दूरबीन से मैं अपराधियों को नहीं देख पा रहा हूँ। अरे दूरबीन से देखने की जरूरत क्या है, अंतर आत्मा से देखता तो पाता कि वही अमित शाह अपराधी है, तड़ी पार रह चुका है। उसके साथ में खड़ा था अजय मिश्रा, जिसने 3 अक्टूबर को अपने बेटे के माध्यम से किसानों का नरसंहार कराया। उसी को पता होना चाहिए कि हमारे हाथरस में छोटे किसान की बेटी, वाल्मीकि की बेटी, जिसके साथ गैस रेप करने से पहले जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई और फिर आपको पता है कि बगैर उपचार के मरवाई गई और देर रात को उसके शव को ठिकाने लगाया गया। क्या कह रहा है कि मुझे 16 साल की लड़की रात को गहनों से लदी हुई स्कूटी पर नजर आती है, वो सिर्फ अमित शाह को नजर आती है। या तो अमित शाह बताए वो कौन लड़की है। यह पेगासस का मामला है, तो मारते हैं तो 10 लाख रुपए और गुप्ता को मारते हैं 40 लाख रुपए और यादव को मारते हैं तो कुछ नहीं देते और मुसलमान को मारते हैं तो उसको आतंकी बता देते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ऊंची जात वाले को किसी को मारते हैं तो फिर उसमें कुछ पैसा ज्यादा देते हैं। तो ये मामला भी आपको हमको समझना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे अरुण वाल्मीकि को 10 लाख रुपए, मनीष गुप्ता को 40 लाख रुपए, मैं कह रहा हूँ सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है भाई, मैं आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है कि ये 2018 में इन्होंने एसएससी का टेस्ट क्लियर कर दिया था, फिजिकली भी टेस्ट क्लियर कर लिया था। करीब 54,000 विद्यार्थी हैं ये और 54,000 विद्यार्थियों से मैंने हिसाब लगा करीब 54 करोड़ रुपए इनके वसूली गई फीस के। और ये 2018 से अब ये ओवर एज 80% जो छात्र वो हैं लड़के हैं वो ओवर एज होने वाले हैं। संसद के अंदर भाजपा का सांसद गए बता चुका है कि वहाँ पर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ से लेकर के एसएसबी तक और आईटीबीपी से लेकर के असम राइफल तक 1,10,000 भर्तियाँ मानी वैकेंसी है, लेकिन सरकार नियुक्तियाँ नहीं दे रही है। जो आपका सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत बेबाकी के साथ में हमारे देश को बताया जा रहा है बहुत सुरक्षित हाथों में है। इतना सुरक्षित हाथों में है कि 30 जनवरी 2020 को एक कोरोना का मामला उजागर हुआ था। 31 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना विश्व आपातकाल घोषित कर दिया, वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया था। हमारे देश को बचाया जा सकता था, लेकिन इतने सुरक्षित हाथों में है। उसके बावजूद फरवरी में नमस्ते ट्रंप कराया गया और मार्च में जाकर के 24 मार्च को लॉकडाउन तालाबंदी की गई, जब 23 मार्च को मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इतने सुरक्षित हाथों में है कि विपक्ष की सरकार गिराने के लिए देश को कोरोना महामारी में झोंका। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 28 मार्च को हमारे देश में प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नागरिक उसका एक सेकेंड उसका मैं पीएम केयर का मैं जिक्र करता हूँ। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आप क्या कहते हैं आपातकालीन निधि का जो मामला है, इसके लिए जो पीएम केयर का गठन किया गया 28 मार्च को। 31 मार्च को मैं आपको बताता हूँ राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके कहा कि इसमें जो पैसा जमा करेगा उनको एटीजी के तहत 100% टैक्स माफी का मामला होगा। अब आप समझ लो कि भारत का प्रधानमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री नागरिक सहायता करके एक संगठन बनता है, उसमें पैसा इकट्ठा करने की बात होती है। कोरोना से देशवासियों को बचाने के लिए राष्ट्रपति 31 मार्च को अध्यादेश जारी करता है। 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और सितंबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से बताया था कि ये संगठन पीएम केयर संगठन सरकारी नहीं है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश इतने सुरक्षित हाथों में है कि 30 जनवरी को कोरोना का मामला उजागर होता है, उसकी रोकथाम नहीं करता है। प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर्स का गठन किया जाता है और उसमें पूरे भारत के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में डकैती डाल के पैसा डलवाया जाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों से खरबों रुपए इकट्ठा किया जाता है। और अब बताया जा रहा है कि वो पैसा सरकारी नहीं है, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन निधि का जो पीएम केयर्स का है वो नरेंद्र मोदी के अपने बाप की बपूती बनाया गया है। इतना सुरक्षित हाथों में है, इतना सुरक्षित हाथों में है कि 2018 में जो एसएससी पास कर चुके हैं रिटर्न टेस्ट करके और उसके अलावा भौतिक मानी फिजिकली टेस्ट भी क्लियर कर चुके हैं,
54,000 जो छात्र हैं, किसानों के बेटे, वो पिछले 10-11 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, इतने सुरक्षित हाथों में है। जब कोरोना काल में ये मोदी की सरकार ताले में बंद थी, अदालतों पर ताले लगे हुए थे, उद्योग और व्यापार, जहाज और रेल और बसों में ताले लगे हुए थे, तब देश को पालने वाले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। मंडी व्यवस्था को खत्म कराने के लिए, किसानों को बदवा मजदूर बनाने के लिए, और हमारे देश में किसानों की उपज को लूटने, उपज के बाद उपभोक्ताओं को लुटवाने के लिए 3 काले कानून लाए गए। इतने सुरक्षित हाथों में है, इतने सुरक्षित हाथों में है कि 15 जून को चीन के सैनिकों ने भारत के अंदर घुस करके और हमारे 20 निहत्थे जवानों को पीट पीट कर मार डाला। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया, हमारी सीमा में किसी का कब्जा नहीं है। इतने सुरक्षित हाथों में है, इतने सुरक्षित हाथों में है कि 25 दिसंबर 2015 को भारत का प्रधानमंत्री बिन बुलाए चुपके से पाकिस्तान जाता है, और 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तानी आतंकवादियों से पठानकोट के एयरबेस पर आतंकी हमला करवाता है, और फिर उसकी देख रेख करने के लिए ISI के एजेंट को बुलाता है। हमारा देश इतने सुरक्षित हाथों में है कि कोरोना काल में हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देशवासियों को 3 गुना महंगे दाम पर पेट्रोल, डीजल और गैस बिकवा कर लुटवाता है। पेट्रोल के रेट तो कम हो गए, लुटवाता है। अरे भाई, आप फिर वही कह दिया, आपने 30 रुपए बढ़ा दिए, 5 रुपए कम कर दिए। अच्छा, मैं आपके जेब से भूपेंद्र जी एक बार बताएं, रेट बढ़ते तो भी दिक्कत, रेट कम होते तो भी दिक्कत, आखिर नहीं, मैं आपने हर तरह से विरोध करेंगे। समझ गया, समझ लो आप देशवासी की किसी डकैत ने, किसी झूठेंद्र ने आपकी जेब में 30 रुपए जेब काटी आपकी, और जेब काटने के बाद आपको 5 रुपए वापस कर दिया, तो जेब कतरे ने 25 रुपए भी जेब काटने के बाद अपने पास रख ली है। ये बात आप गांठ बांध करके समझ लीजिएगा। कोरोना काल में लोगों को लुटवाने वाला, कोरोना काल में किसानों को सड़क पर उतारने वाला, कोरोना काल के अंदर ये 54,000 जो SSC का टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, फिजिकल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उन छात्रों का भविष्य तबाह कराने वाला। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो पूछ रहे हैं अभी भारत के पत्रकार हमारे से, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए पूरे देश भर में, मुफ्त में टीका, सबको टीका। इसके बाप के घर की संपत्ति है। 3 गुना महंगी कीमत पर पेट्रोल, डीजल, गैस बिकवा कर मुफ्त टीका लगवाया जा रहा है। पूरे संसार के सैकड़ों दर्जनों देशों से कर्जा लाकर मुफ्त टीका लगवाया जा रहा है। हमारे देश के सरकारी संस्थान बिकवा कर मुफ्त टीका लगवाया जा रहा है। PM प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन निधि PM केयर्स में देश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन से लेकर कंपनियों से डकैती डलवाकर पैसा इकट्ठा करके घोटाला करके मुफ्त टीका लगवाया जा रहा है। और मुफ्त टीका लगाने के लिए 35,000 करोड़ का बजट बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ये बताए कि 24 मार्च 2020 से लेकर आज तक कितने लाख करोड़ रुपए पेट्रोल, डीजल और गैस के पर वसूली कर चुका है। हमारे देश की सरकारी संपत्तियों को बिकवा चुका है, विदेशों से कर्ज उठा चुका है, और PM केयर्स का हिसाब नहीं बताना चाहता है। पहले मैं भी सोचता था यार, भारत के बैंक बिक रहे हैं, भारत की सड़कें बिक रही हैं, भारत के रेल बिक रहे हैं, भारत में गेल, बेल, सेल सब बिक रहा है, पैसा कहाँ जा रहा होगा। लेकिन जब 16 सितंबर को तालिबानियों की सरकार बनी है, 15 अगस्त को अफगानिस्तान में, और 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई मुद्रा पोर्ट पे, जहाँ गुजरात में भाजपा की सरकार है, तब मुझे पता लगा कि भारत के सब कुछ बेच करके स्मगलिंग का अड्डा बना चुके अदानी के अड्डे पर माल मंगवा करके कमाई की जा रही है। भारत का रोजगार मांग रहा युवा, हर मोदी सरकार तालिबानी सरकार से हेरोइन मंगा करके हमारे देश के युवाओं के खून में नशा मिलाने के लिए 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन पकड़ी गई मुद्रा पोर्ट पर। और मैं फिर कहना चाहता हूं आप देशवासियों, विजयवाड़ा मंगाई जा रही थी 3,000 किलो हीरोइन 2 खरब 10 अरब रुपए की, और विजयवाड़ा के पास में गंगावरम पोर्ट 350 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर गौतम अदानी की भी हिस्सेदारी 80% है, क्योंकि 20% हिस्सेदारी वाला ईमानदार व्यक्ति है, इसे उसे स्मगलिंग का अड्डा नहीं बना पाया। विजयवाड़ा के और एक नज़दीक है चेन्नई पोर्ट, वो है 459 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ नहीं मंगवाया गया,
क्योंकि वहाँ दोनों जगह भाजपा की सरकार नहीं है, ना तमिलनाडु में ना आंध्र प्रदेश में, और न वो स्मगलिंग का अड्डा बने। गुजरात में भाजपा की सरकार है और मुद्रा पोर्ट अदानी का 100% मुद्रा पोर्ट स्मगलिंग का अड्डा बन चुका है। इसलिए 2 खरब 10 अरब रुपए की हीरोइन मंगाई गई। और इससे पहली खेप जून के महीने 1,75,000 करोड़ की जो मुद्रा मोदी बोलते ना, मैं 5 ट्रिलियन बना दूंगा पैसा, वो 5 ट्रिलियन बनेगा स्मगलिंग के माध्यम से। 1,75,000 करोड़ और 21,000 करोड़ को मैंने जोड़ा, ये 2 ट्रिलियन बनता है। 2 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1,00,000 करोड़। 1,00,000 करोड़ रुपए को 1 ट्रिलियन कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी हमारे देश को बेच करके, देश के तमाम संस्थानों को बेच करके स्मगलिंग का जरिया बनवा रहा है बंदरगाहों को। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश का भूगोल बिगाड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद सुब्रमण्यम और अरुणाचल का भाजपा का सांसद संसद के अंदर बोल चुका है, अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक और डोकलाम तक चीन कब्जा कर चुका है। हमारी स्वदेश नीति भी बड़ी ज़बरदस्त है। हमारे स्वदेश का आप सब लोगों ने हाल देख लिया, किसान से लेकर जवान सड़कों पर है। आपने तेल, पेट्रोल, डीजल के बारे में तो बता दिया, लेकिन इन चीज़ों के अलावा भी और भी चीज़ें बढ़ी है रेट, और भी चीज़ों की रेट बढ़ी है। तमाम चीज़ों की, वो तो मैंने इसलिए कहा कि ये सीधी डकैती है। और फिर जो गाड़ियाँ माल ढोती हैं डीजल का, पेट्रोल का, उससे कई गुना, जैसे सरसों का तेल 220 रुपए लीटर बिक रहा है। हमारे किसानों हो गया, दाल भी। हाँ, हमारे देश के किसानों की जेब से जो सरसों गया था उसके हिसाब से 50-52 रुपए लीटर तेल, सरसों का तेल मिलना चाहता, बहुत है तो 80 रुपए लीटर मिलना चाहता, वो 220 रुपए लीटर मिल रहा है। न केवल दालों की, सब्जी की, तमाम चीज़ों की, गैस सिलेंडर अभी देखिए महंगाई जब इतनी है, लेकिन जनता तो खामोश है ना। अगर आप कैसे कह देंगे? नहीं, खामोश नहीं है जनता, फिर भी खुश है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय आपने देखा होगा हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के गले पड़ गया हमारे देश का प्रधानमंत्री। इस प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के गले पड़ के पूरे देश की नाक कटवा दी। तमाम विश्व के अखबारों ने लिखा ये गले पड़ने वाला प्रधानमंत्री है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए, या तो नरेंद्र मोदी बताएं कि टीका लगने के बाद, भारतीय टीका लगने के बाद कोरोना ना होने की और ना फैलने की गारंटी है, इसलिए मास्क की जरूरत नहीं है। हमारे देश, एक मिनट आ रहा हूँ तुम्हारे सवाल का, हमारे देश का व्यक्ति बाहर आएगा तो कोरोना के मास्क के शारीरिक दूरी के कारण पुलिस की पिटाई का शिकार बनेगा। और नरेंद्र मोदी कहीं भी जाए दुनिया में, किसी के भी गले पड़ जाए, तो ये जो दोहरा विरोधाभास है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। कोरोना काल नहीं होता तो मैं आपको बता दूं, पूरे भारत के लोग अभी क्या पोजीशन है, गांव में प्रवेश नहीं कर पा रहे भाजपा के नेता, गांव में प्रवेश करना मुश्किल हो रहा है। ये गंगा पुत्र बन के आया था, गंगा का उद्गम स्थल हिमालय है और हिमाचल में सुपड़ा साफ हो गया, और गंगा जहां समुद्र में उनका संगम में जाके मिलती है, गंगा सागर में, पश्चिम बंगाल में भी सुपड़ा साफ हो चुका है। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ, इस सफाया के बाद इन्होंने 5 रुपये 10 रुपये लीटर कम किया है। 2020 आने दो, ये पूरे 30 रुपये लीटर कम कर। सुनो, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की दोबारा से दावेदारी है, वो भी सर भाई दावेदार तो सब करते हैं। दावेदारी तो देखे, गृह मंत्री ने कहा मैं दूरबीन से मैं अपराधियों को नहीं देख पा रहा हूँ। अरे दूरबीन से देखने की जरूरत क्या है? अंतर आत्मा से देखता तो पाता कि वही अमित शाह अपराधी है, तड़ी पार रह चुका है। उसके साथ में खड़ा था अजय मिश्रा, जिसने 3 अक्टूबर को अपने बेटे के माध्यम से किसानों का नरसंहार कराया। उसी को पता होना चाहिए कि हमारे हाथरस में छोटे किसान की बेटी, वाल्मीकि की बेटी, जिसके साथ गैंग रेप करने से पहले जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई, और फिर आपको पता है कि बगैर उपचार के मरवाई गई और देर रात को उसके शव को ठिकाने लगाया गया। वो अपराध नजर नहीं आएंगे। सरदा गुप्ता, इनके एक आईपीएस हैं, जहां आज 9 लाख ज़्यादा दिए जलाए गए। सरदा गुप्ता की आत्मा के लिए अपमानजनक बात है। वो सरदा गुप्ता सीनियर आईपीएस अधिकारी और 3-4 और पुलिसकर्मियों की से दुखी होकर, परेशान होकर वो बैंक अधिकारी थी, उसने आत्महत्या की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हो, अमित शाह कह रहा है कि मुझे 16 साल की लड़की रात को गहनों से लदी हुई स्कूटी पर नजर आती है, वो सिर्फ अमित शाह को नजर आती है। या तो अमित शाह बताए वो कौन लड़की है, या पेगासस का मामला है। पेगासस का मामला है, पेगासस के मामले से सार्वजनिक तो करे वो कौन सी लड़की है।
हम ये कहना चाहते हैं, आपको अपराध नजर नहीं आते हैं। अभी अरुण वाल्मीकि को उठा कर ले गई आगरा की पुलिस, पीट पीट के मार डाला। इससे पहले मनीष गुप्ता है गोरखपुर में, उसको वह भाजपा का कार्यकर्ता होटल में घुस के पुलिस ने मार डाला। और एक विरोधाभास बताता हूँ, दलित को मारते हैं तो 10 लाख रुपए, और गुप्ता को मारते हैं 40 लाख रुपए, और यादव को मारते हैं तो कुछ नहीं देते, और मुसलमान को मारते हैं तो उसको आतंकी बता देते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि ऊंची जात वाले को किसी को मारते हैं तो फिर उसमें कुछ पैसा भी ज़्यादा देते हैं। तो ये मामला भी आपको और हमको समझना चाहिए कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ न्याय भी जाति देख कर मैं क्या कह रहा हूँ, अरे अरुण वाल्मीकि को 10 लाख रुपए, मनीष गुप्ता को 40 लाख रुपए, मैं कह रहा हूँ सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है भाई, मैं आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में जाति देख करके हत्या और जाति देख कर उसकी कीमत भी तय हो रही है। में एक सवाल पूछ के बात को खत्म करते हैं कि हर चीज में विरोध, हर चीज में विरोध, कभी तो तारीफ कर दीजिए। अभी जिस तरह पेट्रोल के अभी रेट बढ़े घटे, उस तो कम से कम किसी भी चीज में तारीफ कीजिए। हर चीज में सरकार तारीफ हम तब करते हैं कि नरेंद्र मोदी, पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी देश को हिसाब बताए पीएम केयर्स में कितना खरब रुपए जमा है। नरेंद्र मोदी बताए कि पेट्रोल, गैस और डीजल के नाम पर डकैती डालकर देश को कोरोना काल में कितने लाख करोड़ रुपए लूटे गए। नरेंद्र मोदी बताए देश को कि दुनिया से कितने देशों से कर्जा लेकर के टीके के नाम पर कर्ज लिया गया। नरेंद्र मोदी बताए कि कंपनियों से कितनी वसूली हुई, वो पैसा कहाँ गया पीएम केयर्स के लिए। और हमारे देश के सरकारी कर्मचारी के एक एक व्यक्ति के तनख्वाह से जो पैसा लूटा गया पीएम केयर्स में, वो वापस क्यों नहीं किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। कंपनियों से भी, क्योंकि वो जब प्रधानमंत्री की संपत्ति है, मैं कहना चाहता हूँ, मैं महामहिम राष्ट्रपति से भी कहता हूं कि आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब पीएम केयर्स निजी संगठन है तो उसके लिए 31 मार्च को अध्यादेश जारी करके टैक्स माफी का प्रावधान क्यों किया गया, और जो पैसा कंपनी से वसूला गया है वो पैसा वो वापस किया जाना चाहिए। तब तो बात बनती है। हम क्या तारीफ करेंगे उस व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की जो पीएम केयर्स में पैसा इकट्ठा करके उसे डकार जाए, सीमा पर चीन का कब्जा करा दे, देश में 3 गुना महंगी कीमत पेट्रोल, गैस, डीजल बिकवाने का काम करे, दुनिया से कर्जा उठाए और सरकारी संपत्तियों को नीलाम करवाए, सड़क पर उतरने वालों को पिटवाने का काम करे। और मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की 700 से ज़्यादा की शहादत हो गई है, इस पर मौन लगा दे। और आज दिवाली जवानों के बीच में जाकर मनाने की बात है, और 54,000 जो जवान हमारे देश में एसएससी का टेस्ट पास करके अपनी जवानी खत्म होने वाली है, उनका भविष्य खत्म होने वाला, उनका जिक्र नहीं करता है, तो क्या तारीफ हम ऐसे व्यक्ति के कर सकते हैं।